मेल सर और फीमेल थोड़ा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पुनीत फिजिकल अपीयर हो जाएगा, आप क्लास में बीएम के भी मिलिएगा कल के डेट में, कल 3:30 बजे करीब में, 2 से 3:30 की क्लास हमारा रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो उसमें हम बात करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग आगे चलते हैं कवर करेंगे। अभी हमारी बात हो रही थी कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल का मतलब सूर्य का परिवार या सूर्य के आसपास की जगह या आसपास के लोग, और किसे कहते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब इसकी शुरुआती पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं कि पहले के समय में होता क्या था कि लोग रात के समय में ऊपर देखा करते थे और ऊपर देखते हुए चंद्रमा से और कुछ तारों से वो लोग दिशा का निर्धारण करते थे। जैसे ध्रुव तारा हो गया, आप सभी ने सुना होगा सप्तऋषि के बारे में, और जब नाना नानी कहानियां सुनाते थे तो अक्सर उसमें चंद्रमा का जिक्र हो जाता था। और चंद्रमा का जिक्र इसलिए हो जाता था क्योंकि उजाले की रात और अंधेरे की रात ये अक्सर बात होती रहती थी। और पहले हम लोग भी, आप अपने बचपन में जाएंगे तो हम लोग ये खेल खेलते थे लुका छिपी वाला, जिसको आइस पाइस भी कुछ लोग बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, अंधेरे में जाके ही छुपते थे, लेकिन जब उजाले वाली रात आ जाती थी तो बड़ी दिक्कत होती थी हमारे छुपने में। तो वो जो अंधेरे वाली रात होती थी और वो जो उजाले वाली रात होती थी, उन दोनों में बड़ा वो रहता था, दिक्कत रहती थी। किस तरह से? वो ज्वार भाटा से रिलेट करता था और उसमें 2 चीजें जुड़ के आती थी हमारे पास, एक तो पूर्णिमा जैसा शब्द और एक अमावस्या जैसा शब्द, 2 चीजें हमारे साथ जुड़ के आती थी। ये आपको भी पता होगा। यस यस सर। आपको पता होगा कि चंद्रमा की कलाएं भी होती हैं और वो 15 दिन तक बढ़ती भी हैं और 15 दिन तक घटती हैं। जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं वो 15 दिन तक बढ़ेंगी और 15 दिन तक घटेंगी। यानी कि जब चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होगा, जब पूर्ण अवस्था में होगा यानी कि जिस दिन उजाला पूरा आ जाएगा, चांदनी पूरी बिखेर उठेगी, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। और जब चंद्रमा की कलाएं समाप्त होने के कगार पे आ जाएंगी यानी कि समाप्त हो जाएंगी, तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। यस यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं खगोलीय पिंड, क्योंकि हम लोग खगोल शब्द का बार बार यूज कर रहे हैं, जैसे खगोल विज्ञान या खगोल भूगोल। अभी आपको एक विशेषांक में लेके आने वाला हूँ, जब एनसीईआरटी हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं एक खगोल विशेषांक लेके आऊंगा, यानी कि सिर्फ खगोल के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं खगोल पिंड क्या होते हैं या खगोल पिंड किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं कि सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोल पिंड कहा जाता है। याद रखना, सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं यानी कि तारे वगैरह जो आसमान में रात के समय में चमकते हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। अब जो नहीं चमकते हैं वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। यस या नो? यस सर। यस सर। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि खगोल पिंड किसे कहते हैं या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो एक बहुत बड़ा खगोल पिंड है जिसके पास अपनी ऊर्जा भी है, अपना प्रकाश भी है, वो चमकता भी है और सभी को प्रकाशित करता है। जो सौरमंडल का मुखिया है उसका नाम क्या है, रेसु बताएंगी। यस रेसु, आपको तक आवाज जा रही है? सॉरी सर, वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही थी, एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? वो तारा के लिए आपने बोला था जो उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसमें 2 बड़ी मात्रा। अभी हमने कहा खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो खगोलीय पिंड हमने आपको बताया, उसके डिफिनेशन बताया। सर सूर्य यस, अभी हमें एक डिफिनेशन, सब डिफिनेशन ही बताना है ना अभी मुझे। मेरी आवाज आप सुनिए। नहीं, मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा, आप आंसर करिएगा कि हाँ अच्छा इसे कहते हैं, सर इसे कहते हैं। यस जी। तो मैं क्या ये बता रहा हूँ कि एक खगोलीय पिंड बहुत बड़ा है, जो गर्म भी है, गैस से बना है, जिसके पास अपनी ऊर्जा भी है, अपने प्रकाश भी है और वो मुखिया भी है, उसे क्या कहते हैं?
प्रिया को पता है, महेश को पता है, आलोक जी को भी पता है, और हमारे साथ जैसे शुक्ला, श्री कृष्णा और महेश, श्रीवान, खुशबू आप बताएं क्या कहेंगे उसे? शिवांश आप बताएं। सर सूर्य। हाँ राइट। सूर्य क्या है? सूर्य ही एक ऐसा एक ग्रह नहीं है। सूर्य ही एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है, और वो एक तारा है और सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। सबसे बड़ा का मतलब जो हमारे पृथ्वी से रिलेट करता है, और सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन जो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक, ओके सर। और मुझे ये बताइएगा कि सूर्य के साथ या सूर्य के उगने के बाद जो चंद्रमा दिखाई देता है, सब दृश्य दिखाई देता है, शुक्रग्रह दिखाई देते हैं, या जो आकाश में टिमटिमाते हुए सारी चीजें दिखाई देती हैं, वो सूर्य के उगते ही क्या वो लोग बुझ जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, या फिर उनका कोई वर्चस्व नहीं रह जाता सूर्य के सम्मुख? महेश आप बताएं। देखिए, कोई जो हैंड रेस करे वो अपने आप को तैयार रखे। हाँ सर, जैसे कहेंगे बताइए, तुरंत बताना शुरू कर दे। पुनीत आप बताइए। आलोक आप बताएं। सर सभी तारे अपनी जगह पर हमेशा रहते हैं, केवल सूर्य के प्रकाश के सामने उनकी जो क्षमता होती है वो दिखती नहीं है। हाँ ये बात सच है, क्योंकि जब सूर्य उग जाता है तो उसकी प्रकाश, उसकी ऊष्मा इतनी ज्यादा होती है, और वो सभी को इतना प्रकाशमान कर देता है कि सभी की छवि धूमिल नहीं होती, उसके सामने दिखाई नहीं पड़ती है, और दिन का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। और इस चीज को अगर आपको बेहतर ढंग से समझना है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जैसे अभी आप जिस कमरे में बैठे होंगे, आपके घर लाइट होगा, लाइट है, सभी के पास लाइट होगा, या कोई ना कोई ऐसा माध्यम होगा जिससे उजाला होगा आपके कमरे में, आपके घर में उजाला होगा ना। और आपके फोन में टार्च भी है, सभी के फोन में टार्च है, सभी के फोन में टार्च है कि नहीं है? यस सर। जी यस सर। अभी आप अपने कमरे की, अगर इसको, इस चीज को ज्यादा ढंग से समझना है तो अभी अपने कमरे की लाइट बंद करिए और फोन के लाइट को ऑन करिए। शिवांश आप अपना माइक बंद करें। आपको करना क्या है कि आप अपने फोन की लाइट को ऑन करेंगे और अपने कमरे की लाइट को बंद करिए, और फोन की लाइट दिखाइए तो आपकी फोन की लाइट काफी अच्छी लगेगी, और लगेगा हाँ इससे रोशनी है, कुछ चीजें दिख रही, सब कुछ दिख रहा है। और पुनः जब आप लाइट को जला देंगे तो आपके फोन का जो टार्च होगा वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बंद नहीं होगा, जबकि वो जल रहा होगा, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि अरे अच्छा ठीक है, उजाला हो गया है। यस राइट। यस सर। यस सर। यस सर। तो उसी तरह से ये सूर्य का कॉन्सेप्ट है कि सूर्य निकलता है और सारे जो तारे, अन्य तारे हैं या जो चमकती हुई चीजें या खगोलीय पिंड है जो आकाश में दिखाई देती हैं, वो सूर्य के आने की वजह से वो दिखाई नहीं पड़ती, जबकि वो अपनी जगह पे हैं। रात जैसे आएगी फिर वो चमकने शुरू हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे बात हम लोग कर लेते हैं कि जो तारे रात में दिखाई देते हैं, तारों का एक झुंड भी होता है। तारों का झुंड बनता है कि नहीं बनता? जब आप आकाश में देखेंगे तो सबका एक एक नक्शा बनता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जब तारा टूटता है तो उससे दुआ भी मांगते हैं कि अच्छा किसी के लिए खुशी मांगनी है, या अपने लिए कामयाबी मांगनी है, या पूरे संसार के लिए खुशी मांगनी है। टूटते हुए तारों को अक्सर हमें फिल्म में दिखाया जाता है। फिल्म जब बनती है तो उस फिल्म में पहले जो फिल्में बनती थी आज से 10 साल पहले की फिल्में, तो उसमें अक्सर चंद्रमा नहीं, तारे के टूटने का दिखाया जाता था कि अच्छा तारा टूटा तो दिल पे हाथ रख के वो दुआ मांगते थे। अभी वाला जो फिल्में अभी बन रही है, जो मूवियां अभी बन रही हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल की हो गई हैं। अब तो हिंदी सिनेमा कोई देखता ही नहीं, जिसको देखना वो साउथ चेक करेगा क्या, फुल HD साउथ इंडियन मूवी
तब वो क्लिक करेगा चेक, अच्छा आया, ये देखो। हिंदी कोई देखता ही नहीं है। उसमें रहते थे पहले की फिल्म में रहते थे कि जब तारे टूटते थे लोग दुआ मांगते थे। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि अभी अगर कोई बाहर होगा तो अभी मुझे लगता है उजाले वाली रात है, तो आप देखेंगे आकाश में तारों का झुंड होगा और उन तारों में आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे होंगे, अच्छा वहां तारों का झुंड ज्यादा है, वहां घना हुआ है, उधर अच्छा उधर लाइन से है, अच्छा उधर सप्तऋषि है, उधर ध्रुव तारा है। ये सारे चित्र बन रहे होंगे। आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा जो विधिवत आकृति बनती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। शब्द एक सुनिएगा, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए सर, रात के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो एक विशेष आकृति बनाई जाती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ओके ओके सर। सर हाँ, तो इसमें एक हमारा जो नक्षत्र मंडल है वो अर्सी मेजर है, जिसे बिग बियर भी कहते हैं। जो हमारा एक स्पेशल नक्षत्र मंडल है उसे अर्सी मेजर या बिग बियर कहते हैं। इस नक्षत्र मंडल में जैसे एक सप्तऋषि आप सुनते होंगे, देखते होंगे, आप देखेंगे 7 तारे एक सीध में पैरेलल बने रहते हैं, तो उन सातों के समूह को सप्तऋषि कहा गया। और ये जो सप्तऋषि है ये अर्सी मेजर या बिग बियर जो नक्षत्र मंडल है उसका भाग है, उसका समूह है। कोई ये आंसर नहीं करेगा कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं या कोई और पूछेगा तो आपका एक झटके में आंसर नहीं होना चाहिए कि सर रात के समय में आसमान में जो तारों का समूह दिखता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये आंसर नहीं सही होगा। आपका रिप्लाई ये होना चाहिए कि सर रात के समय में आसमान में देखते समय विभिन्न तारों के समूहों द्वारा, समूह के द्वारा बनाई गई विधिवत आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक, ओके सर। अच्छा, और अभी हमने बात किया था ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो मुझे कोई ये बताए, मैं आपको पढ़ाने से पहले ही पूछ रहा हूं कि ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। हैंड रेज जितने लोगों ने किया है, सुप्रिया, अजय, रेसु, पुनीत, खुशबू, आलोक, श्री कृष्णा, शिवांश, कुमल, महेश। अच्छा, मुझे लगता सभी को पता है। अच्छा ठीक है, फिर भी हम लोग गैस करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को पुटअप करेंगे श्री कृष्णा तिवारी जी से। मुझे बताएं सर नॉर्थ। अच्छा, अब मुझे कंफर्मेशन कौन करेगा कि वो मुझे बताएगा कि जो श्री कृष्ण ने बताया वो सही है या गलत? यस या नो में जवाब देगा। रेसु पांडे। सही है सर। सुप्रिया सिंह। आलोक पटेल। आप मुझे सिर्फ सही करें कि सर हाँ सही है या गलत है। गलत। सही है सर, सही है। अच्छा, कौन कह रहा? आलोक आप कह रहे हैं ना कि गलत है? जी सर। अच्छा, आलोक जिसे हम जानना चाहें, आलोक आप तो हैं, आलोक हैं। और खुशबू विश्वकर्मा, आप बताएं क्या सही है या गलत? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है। सर सही है। सही है। तो आलोक आज से आप भी सही करिएगा कि ध्रुव तारा वाकई उत्तर दिशा में दिखता है। और लोग ध्रुव तारा को देखकर ही उत्तर दिशा का पता लगाते थे। जब बाबा लाठी लेके गमछा बांध के गठरी बांध के चलते थे रात में न्योता हकारी देने, जब कार्ड बांटा जाता था पहले के समय, या शादी की शुभ सूचना दी जाती थी, जब चिट्ठियां वगैरह पहुंचाई जाती थी। ठीक, तो सभी लोगों को आज से कंफर्म होना चाहिए कि ध्रुव तारा वाकई उत्तर में दिखता है। वाकई नहीं बल्कि सच है कि हाँ वो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही दिखता है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर से।
अब तक हम लोगों ने बात किया सौरमंडल के बारे में, बात किया खगोलीय पिंड के बारे में, बात किया नक्षत्र मंडल के बारे में बात किया, और प्लेटो जो गलतियां कर रहा था उसके बारे में बात किया, उसके डेट के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ग्रह के बारे में बात करते हैं। ग्रह किसे कहते हैं उसके बारे में सब लोग हैंड रेज डाउन कर लीजिए आप लोग। जब मैं आपसे कहूंगा हैंड रेज आप करें तभी आप करेंगे। तो आपने ये भी सुना जब हम लोगों ने सौरमंडल की परिभाषा दी थी तो उसी में ये भी बात हुई थी कि 8 ग्रह की बात हुई थी कि सूर्य है, 8 ग्रह है, उल्का वो क्षुद्र ग्रह है या उल्का पिंड है, ये सभी लोग मिलके क्या करते हैं सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं है, जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं है, वो तारों की तरह चमक नहीं सकती, तारों की तरह चमक नहीं सकते, जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। यानी कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश या अपनी ऊष्मा नहीं है, जो तारों की तरह प्रकाशित नहीं हो सकते, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। यस यस सर। यस सर। ओके, ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। सर ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यस 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 बोलिए। हाँ श्री कृष्ण। सर एक ये भी शर्त है ना कि वो एक दूसरे के रास्तों को काटे ना, क्योंकि प्लूटो काट रहा था इसलिए तो उसे निकाल दिया गया था। हाँ ये भी है, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं वो लोग सभी लोग सुने कि वो अपनी कक्षा में ही चले। यस राइट, कि वो अपने वृत्ताकार कक्षा में ही चले, ना कि वो किसी की कक्षा में जाए। ठीक है श्री कृष्ण, थैंक यू। सर एक कंडीशन और होती है। ग्रह को अंग्रेजी, हाँ हाँ ऋषु आप बताएं। सर 2 कंडीशंस होती है सर, मैं आयुषी हूँ सर। इसमें एक पहला तो जो श्री कृष्ण जी ने जैसे बताया कि वो मतलब किसी दूसरे की कक्षा में ना जाए, अपने वृत्ताकार कक्षा में ही चले। हाँ, और सर दूसरा ही होता है कि उसका जो उसकी साइज है वो उतनी हो कि वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो मतलब गोल हो या जियोमेट्रिकल हो। अच्छा जियोड आकार में हो। सर हाँ ठीक है। और मैंने एक चीज और अभी आप लोगों के साथ जोड़ा था कि हम लोग अभी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 में जो चीजें दी हैं मैं वही बता रहा हूँ, है ना। कक्षा 6 में जो चीजें दी रही हैं मैं वही बता रहा हूँ। ये चीजें जो आपने श्री कृष्ण ने जोड़ा या ऋषु ने जोड़ा, ये चीजें हम लोग कक्षा 9 में या 10 में या फिर 11 या 12 वाले में पढ़ेंगे, या फिर जब मैं खगोल विशेषांक लेके आऊंगा तो उसमें हम लोग सारा चीज जोड़ेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, वो सब जोड़ेंगे। तो मैं आपको 3 लेवल में लेके जाना चाह रहा, बेसिक, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में, फिर एडवांस लेवल में, जिसकी हम लोग कोचिंग कर रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाए, ठीक। ओके ओके सर। हाँ हाँ ठीक है। फिर अभी हमने बात की कि ग्रह इसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने बात किया कि ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा से बना हुआ है, जो ग्रीक भाषा से प्लेटाइन से बना हुआ है। प्लेनेटाई, प्लेनेटाई, सुन रहे हैं ना सभी लोग? PLANETAI, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला। जो प्लेनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा से प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला। किसके चारों तरफ? किसके चारों तरफ? सूर्य सूर्य के चारों तरफ। यस राइट, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला। ओके, और हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी, और पृथ्वी के पास अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा नहीं है। ये अपने मुखिया या इनके सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य से, वो उन्हीं से अपना प्रकाश पाता है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। और इसके अलावा चंद्रमा पर भी और मंगल पर भी लोगों ने जीवन होने की कंडीशन का दावा करते हैं,
जैसा कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो इस वक्त मंगल ग्रह पे क्या कर रहे हैं, किसी को सोचना है कि नहीं? कॉलोनियां बसा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक नया जीवन का निर्माण करेंगे और नई नई कॉलोनियां वहां बनाएंगे, कहां पर? मंगल ग्रह पे, और लोगों को यहाँ से लेके वहां जाएंगे। तो फिर यहाँ चॉकलेट टॉफी और जो कुरकुरे खा के टिफिन फेंकता था, वहां भी जाके वही लोग काम करेंगे कि नहीं? अरे हाँ या ना बता भाई। अरे नहीं जी, मंगल ग्रह पे कहाँ चॉकलेट और वो कुरकुरे बिकेगा? आप लोग यस सर, कहाँ कौन लेके जाएगा कुरकुरे? 5 रुपए का सामान इतना भाड़ा लगा, कौन लेके जाएगा? ठीक है, अब कहो हाँ सर, यस सर। यस सर। आपको हमने बताया कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, और अभी अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान या मनुष्य ने जीवन खोजने की कला को बंद कर दिया है, बल्कि वो अनवरत इस प्रयास में लगा हुआ है, क्या हमारे अलावा भी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह है या कोई ऐसी प्लेट है या कोई ऐसा जगह है जहां पर जीवन पाया जाता है। इसकी खोज आज भी जारी है, और ये भी जारी है कि हम लोग यहाँ पर इंसान की श्रेणी में तो हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और ऊपर कुछ और है जो हम लोगों को देखने और सुनने को मिलती है, या फिर हम लोग आए दिन सूचनाओं में मिलते हैं कि ऊपर कोई और भी रहते हैं। तो इन सबकी छानबीन ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि पृथ्वी पे ढेर सारी चीजें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। इसकी खोजबीन आज भी जारी है। ठीक, और अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के पास क्या है? अपना उष्मा है, अपनी एनर्जी है, अपना प्रकाश है, और यह पूरी तरह से क्या है? ज्वलनशील अवस्था में है, जलती हुई गैसों का गोला है, और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कहां से? हमारी पृथ्वी से। ठीक, अब आप लोग सोचिए कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और इसका प्रकाश हमें 1/2 अरबवां भाग मिलता है। इसका भाग हमें कौन सा मिलता है? 1/2 अरबवां भाग मिलता है। यस यस सर। अगर इससे ज्यादा प्रकाश आ जाएगा तो क्या होगा? मुझे लगता है तमाम ब्यूटी पार्लर बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी महिलाएं, सारे पुरुष काले कलूटे हो जाएंगे, और जो मुख सुधार और काया पलट केंद्र है उसके मुझे लगता ताला लग जाएगा। तो अभी जो टेम्परेचर हमें मिल रहा है मुझे लगता बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाकर टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि CO2 की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी पृथ्वी उतनी ज्यादा गर्म होगी। और आपको ये भी पता होगा कि CO2 की वजह से ही पूरी पृथ्वी गर्म है। अगर वो मात्रा और बढ़ेगी तो पृथ्वी और गर्म होगी। जब चीजें और गर्म होंगी तो आपको पता है चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगी। और आपको ये भी पता होगा कि आपने बचपन में बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे कीड़े पतंग और बहुत सारे ऐसे जीव भी देखे होंगे जो इस वक्त आपको नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे। यस सर। वो सारे के सारे कहाँ चले गए? वो सारे के सारे खत्म हो गए। कुछ तो ऐसे है जिनका उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्लाइमेट इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग अपना अस्तित्व को त्यागने पर मजबूर हो गए हैं। तो हमें इसके लिए भी काम करना है। हमारा सिर्फ काम ये नहीं है कि हम लोग एजुकेशन ही जनरेट करें या एजुकेशन ही लें। हमारा नैतिक जिम्मेदारी ये भी है कि हम जहां तक हो सके अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। ठीक, और अब ग्रह की बात कर लेते हैं। ग्रह का डेफिनेशन आपको पता है। ग्रह हमारे पास 8 ही बचे हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून या अरुण या वरुण। ठीक,
इसमें से जो 4 ग्रह पहले के हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मंगल। हाँ, बुध, अरे बोलिए भाई, बुध, सर बुध, शुक्र, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हाँ, ये आंतरिक ग्रह है जो सूर्य के काफी नजदीक हैं। यस। जी। और जो आखिरी के 4 ग्रह बचते हैं वो कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, सैटर्न। हाँ, ये 4 ग्रह क्या है? बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर है। ये आकार में भी बड़े हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, जो बाह्य ग्रह हैं। याद रखना, जो बाह्य ग्रह हैं वो आकार में बड़े भी हैं, जो गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, जो बाह्य ग्रह हैं। और जो नजदीक के ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये नजदीक के ग्रह हैं, अपेक्षाकृत आकार में उनसे छोटे हैं और ये चट्टानों से बने हैं, यानी कि ठोस पदार्थों से बने हैं। ठीक। यस सर। यस। ओके, ये हमारे 8 ग्रह हैं जिसमें आंतरिक और बाह्य ग्रह हैं। और हम लोगों ने ये बात समझ लिया कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि वो जो वृत्ताकार सर्किल है, जो कक्षा है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग उसको समझेंगे, इसे कैसे क्या कर। तो आप सभी लोग ये जानिए, 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, इसके सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं, जो कक्षा कहलाते हैं। ठीक। हेलो। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित मार्ग में या सूर्य का चक्कर है और ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते, ये कक्षा कहलाते हैं। कक्षा यानी कि उनका मार्ग, उनका रास्ता। ओके। और अभी कक्षा में सूर्य के और एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। कौन सा ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? बुध। सर बुध। बुध। यस सर। सुमन आप बताएं। राइट। यस सूर्य सर। का सबसे नजदीक भी है, शायद सबसे नजदीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। लोगों ने बौने ग्रह के बारे में बात किया था, जिसमें मुझे 2 नाम सुनने को मिले थे। एक हमारा प्लेटो ही है, एक तो रेसु ने बताया था, रेस कर लीजिए, सीरस था, और एक यूबी करके है। ये हमारे 3 बौने ग्रह, प्लेटो, सीरस। क्लाउड भी पता है कि नहीं? किसी को पता है कि सीरस होते हैं? सर आपकी वॉइस नहीं आ एक रही है। चेहरा है सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। क्या सभी बात हमारी आवाज रुक रुक के जा रही है? क्लियर? जी सर, रुक रुक के आ रही है। सर कट जा रही है, बीच में समझ में नहीं आ रहा है। रुक रुक के आ रहे हैं। जी। अच्छा, आप लोग 1 मिनट, 1 मिनट। क्या अभी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। हम लोग जहां से आवाज कट रही होगी, मुझे सिर्फ याद दिला दे सर। आप ये बता कि आवाज ब्रेक हो रही थी। सर बुध ग्रह से। मुझे कोई ये बताया,
अच्छा हाँ, बुध ग्रह से ना, वहीं से आवाज ब्रेक कर रही थी। हाँ ठीक है, अभी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। ओके ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि बुध सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, लगभग 88 दिन में ही वो पूरा कर लेता है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने बात किया था बौने ग्रह के बारे में, जिसमें एक प्लेटो भी है जिसको निकाला गया ग्रह की श्रेणी से अगस्त 2006 में, उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद रेसू ने बताया था सीरस एक बौना उपग्रह है, और उसके बाद एक यूबी है, यूबी मीन्स अल्ट्रा वाला यूबी, और बी फॉर बॉल वाला बी, यूबी। तो ये 3 बौने उपग्रह हैं, नहीं तो बौने ग्रह, उपग्रह नहीं, बौने ग्रह है। ठीक, इनको आप लोग याद रखेंगे। और सीरस भी क्या है, ये भी बौना ग्रह है, और सीरस एक क्लाउड भी होता है, और सीरस बादल भी होता है, पता है ना सबको? यस सर। सीरस बादल भी है ना, सबसे ऊंचाई पे पाए जाने वाले बादल का नाम ही है सीरस। ओके, यस सर। ठीक है, चलिए अब पृथ्वी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। पृथ्वी क्या है? सूर्य से कितनी दूरी पर है, तो सूर्य पहले हो जाएगा, क्लियर नहीं आ रही है फिर वॉइस नहीं आ रही आपकी। ठीक, सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? यस सर, अभी आई। हाँ सर रुक रुक के अभी भी आ रही है। अच्छा, रुक के आ रही है। अच्छा, नहीं सर क्लियर है क्या? कुछ क्लियर है ना? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, शिवांश के पास नहीं क्लियर जा रहा है, और किसके पास नहीं जा रहा? मेरे इधर भी ऐसे ही हो जा रहा है सर। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अगर आवाज क्लियर है तो फिर हम लोग आगे की बातचीत करें। थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? क्लियर है। हाँ ठीक है। अभी मुझे ये बताएं कि सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आएगा? बुध। सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आएगा? बुध। फिर उसके बाद शुक्र है। शुक्र, पृथ्वी के बाद पृथ्वी आएगी। जी। हाँ, अब हम लोग समझेंगे कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास चपटी है, यानी कि हमारे पास पोल 2 है ना, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, है ना? एक एनपी है एक एसपी है ना? ध्रुवों के पास ये चपटी है, जिसके कारण इसका आकार जियाड आकार में है। आपसे ये अक्सर पूछा जाता है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर, पृथ्वी का आकार जियाड आकार में है। ठीक, यस सर। जी सर। अगर आपको कोई पूछ ले क्यों है, तो आप सीधा सा आंसर ये होना चाहिए कि जियाड आकार इसलिए है क्योंकि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों के पास चपटी है, यानी कि पोल के पास चपटी है, जिसके कारण इसका एक नया आकार डिजाइन होता है या एक नए चित्र में दिखाई देता है, जिस कारण इसे जियाड कहा जाता है, और हिंदी में इसे भू आभ कहा जाता है। भू प्लस आभ, बड़ा भा खाली, आभ, भूआभ कहा जाता है। अगर इसे अंग्रेजी में कहना होगा तो ये सर जियाड आकार में है। तो सबसे आसान आपके लिए होगा कि जियाड आकार में है, अगर आप कहना चाहें भूआभ आकार में होगा। ठीक, यस सर।
यस सर। ओके, तो हमारा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यहाँ तो ना तो अत्यधिक, जी कोई बोल रहा था? ठीक है, आगे हम लोग बातचीत करते हैं कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जहाँ तो ना तो अत्यधिक गर्मी है ना तो अधिक ठंडी है। यहाँ पर वायु है, पानी है, और यहाँ पर सौर मंडल का ये अद्भुत ग्रह है, सबसे प्यारा ग्रह है, और हमारे यहाँ वायुमंडल पाया जाता है। आपको बता दें कि आकाश से जब हम लोग या अंतरिक्ष से जब हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो हमारी पृथ्वी का रंग किस आकार में दिखाई देता है? नीला। नीला आकार। नीला। 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 अच्छा, सभी को पता है। मुझे आलोक, आंसर देने के बाद आपकी माइक तुरंत बंद हो जानी चाहिए, ठीक है? प्लीज जिसको हैंड रेस करके बोले, ऐसे बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। अभी सबने बताया कि पृथ्वी का जो कलर दिखाई देता है अंतरिक्ष से, वो नीला दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है ये मुझे जो भी बताएंगे वो हैंड रेज कर दे, मैं 1 बाय करके पूछ लूंगा जिससे मेरा मन होगा। आलोक, श्री कृष्णा, आलोक, महेश, विनोद खन्ना। महेश, आप बताएं कि पृथ्वी का रंग अंतरिक्ष से देखने के बाद नीला दिखाई देता है, क्यों? जल अधिक होने के कारण। विनोद खन्ना, आप सिर्फ कंफर्म करिए कि हाँ सही या गलत, यस या नो बताइए। यस सर। ओके, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हमने बात कर ली पृथ्वी के बारे में, थोड़ा जनरल अवेयरनेस के तौर पे, यानी बेसिक चीजों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमारा क्या है? एक उपग्रह है, आप सभी को पता होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं, उपग्रह को चंद्रमा भी कहा जाता है। आपके पास अगर आ जाए कि शनि के पास कितने चंद्रमा है, तो आपको ये चीज जानना है कि चंद्रमा मीन्स क्या हो जाएगा? उपग्रह हो जाएगा। हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है, ठीक? तो इस बात को याद रखना कि चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है, और किसी के पास जितने उपग्रह हैं उन सभी को उपग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा, या उन्हें हम चंद्रमा कह सकते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और इसका जो व्यास है पृथ्वी का केवल 1/4 भाग है, यानी कि पृथ्वी को हम 4 हिस्से में अगर डिवाइड करें तो उसका एक हिस्सा जितने बराबर होगा उतना बड़ा हमारे पास चंद्रमा या हमारा उपग्रह है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। किससे? हमसे का मतलब हमारी पृथ्वी से। कौन? चंद्रमा, है ना? और अगर बात करें कि पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा, तो पृथ्वी के नजदीक कौन होगा? चंद्रमा होगा या सूर्य होगा? सूर्य। अभी कोई आवाज नहीं करेगा, सिर्फ हैंड रेज करेंगे। और मुझे एग्जाम्पल भी चाहिए, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि हाँ सर इसी वजह से होता है? जो मुझे बता ले जाएगा मैं समझ जाऊंगा कि उसको बेसिक सारी चीजें कंफर्म हो रही हैं। सुमन यादव जी, आप मुझे ये बताएं कि कौन नजदीक है पृथ्वी के, सूर्य या चंद्रमा? चंद्रमा सर। अच्छा, कैसे? एक एग्जाम्पल के तौर, एक उदाहरण के तौर पे बताइए ताकि मैं भी समझ जाऊं और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी समझ जाएं कि हाँ अच्छा ये बात सही है। आप माइक बंद कर लें अगर आपके पास नहीं है एग्जाम्पल। तो हम लोग रेशो से जानेंगे कि रेशो आप मुझे बताएं कि कैसे हम लोग समझेंगे अच्छा हाँ ठीक है चंद्रमा नजदीक है, अब इस बात से समझ में आ रहा है। सर पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो है तारा वो तो सूर्य है, क्योंकि
पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है, इस वजह से। नहीं, हम तारा की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये इन दोनों की बात कर रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, कौन नजदीक में है। लेके आओ, कल क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नहीं, अब आलोक जी आप बताएं। आलोक ही बता रहे थे, चंद्रशेखर आप बताएं। सर ये 27 दिन में पूरा कर देता है ना, एक चक्कर पूरा। नहीं, श्री कृष्णा आप बताएं। सर इसका किलोमीटर जो आपने बताया कि 3,84,000 किलोमीटर, हाँ, सूर्य 15 कुछ मिलियन के है क्या सर? वही दूरी सर। ये मुझसे सुनना था, श्री कृष्णा ने सही बताया, क्योंकि जो चंद्रमा हमसे कितनी दूरी पर, वो 3,84,400 किलोमीटर दूर पर है, और जो सूर्य है हमसे वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है भाई। यस सर। है ना? आप सर में नाचे वाला जगह है। तो अभी क्या है कि इससे मैं पता चल गया, और इसके अलावा एक चीज और है, आप लोग उससे बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि अच्छा हाँ, आपको आज के बाद कोई कंफर्म या कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग हैंड रेस डाउन कर लीजिए। आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा सभी ने। ज्वार भाटा में आप सबसे ज्यादा जानते होंगे, सबसे ज्यादा ताकत किसका लगता है? चंद्रमा का ही लगता है। और ज्वार भाटा में जो परसेंटेज है गुरुत्वाकर्षण का, सबसे ज्यादा किसका लगता है? वो चंद्रमा का ही लगता है। इससे साफ जाहिर है कि चंद्रमा नजदीक है तभी उसका ताकत ज्यादा लग रहा है, जो दूर है उसका ताकत कम लग रहा है, उसकी एनर्जी कम लग रही है। यस यस सर। यस सर। ओके, गुड। यस सर। आलोक आप अपनी माइक ऑन ना करा करिए भाई, आपके साथ आपकी फैमिली भी है, और मुझे लगता है आपकी आवाज पहले नहीं आती, पहले फैमिली की आवाज आ जाती है, फिर बाद में आ पाते हैं। इसके अलावा भी उपग्रह दो तरह से होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और एक तो कृत्रिम उपग्रह होते हैं। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह उन्हें कहा जाता है जिनका निर्माण ग्रहों के टूटने से या ग्रहों के निर्माण होते समय बना था, उन्हें प्राकृतिक कहते हैं। और कृत्रिम उपग्रह उन्हें कहते हैं जो मानव अपनी सुविधा के लिए, पृथ्वी की देख रेख के लिए या पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए निर्माण करता है, तो उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारे कुछ पुराने कृत्रिम उपग्रह है, जैसे इनसेट है, IRS है, एडुसैट है, ये हमारे कुछ कृत्रिम उपग्रह है, यानी कि मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक, इनसेट, IRS, एडुसैट, ये हमारे कृत्रिम या मानव निर्मित कुछ उपग्रह हैं। ठीक, और बात कर लेते हैं, अभी हम लोग उपग्रह की बात कर रहे थे, चंद्रमा के बारे में बात कर रहे थे। आपको ये भी पता होगा कि एक व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, जो कहाँ का था? अमरीन खान बताएंगे। अमरीन खान आप बताएं। फातिमा या आप बताएं। रसिया का था। अच्छा, ये बता रही रसिया का था। फातिमा या आप बताएं। साक्षी दुबे बताएंगी। शबनम आप बताएंगी। सुमन यादव। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन जुड़ गए हैं और अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फिर ये है कि हाँ सर हमने क्लास लिया था, हम क्लास में जुड़े, तो ऐसा तो नहीं है। सुप्रिया सिंह आप बताएं। शिवांश गौर आप बताएं। सर ये USA के थे। अच्छा, शिवांश USA के थे। श्री कृष्णा तिवारी आप बताएं। अमेरिका सर। अच्छा, महेश आप बताएं। अमेरिका सर। हाँ, ये अमेरिका के थे, इस बात को याद रखा जाए। और इन्होंने 21 जुलाई 1969 को अपना पहला कदम रखा था चंद्रमा पर। कब?
21 जुलाई 1969 को रखा था। और इस बात को एक चीज और मैं बता दूं कि नासा की वेबसाइट पर आप जाएंगे ना, जब नासा की वेबसाइट पर आप जाएंगे वहां आपको मिलेगा 20 जुलाई 1969, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें लिखा हुआ है 21 जुलाई 1969। तो इन दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ओके सर। अब बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं या क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाएगा? तो आपको बताऊं कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी कि तारे तो है ही, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं। इसके अलावा असंख्य छोटे पिंड भी जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मेन बात क्या है, क्षुद्र ग्रह कैसे ग्रह हैं? ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये किसकी कक्षा में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। हाँ, इसके बीच में पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जब ग्रह बन रहे थे तो उसमें जब तीव्र विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से जो बड़े आकार में बने वो ग्रह कहलाए, जो उनसे ग्रहों के टुकड़े हुए वो उपग्रह कहलाए। और जो उन सभी के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इस आधार पर उनका निर्माण हुआ, ठीक। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं उल्का पिंड किसे कहते हैं या उल्का पिंड क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और उल्का पिंड टूटते भी हैं और टूट के हमारे पृथ्वी पर भी आते हैं। आप लोग जानते होंगे कई सारे लेख भी हैं जो उल्का पिंड टूट कर हमारे यहाँ पृथ्वी पर गिरी, जिसकी वजह से तमाम लेख भी बने, झीलें भी बनी हैं उल्का पिंड की वजह से। और उल्का पिंड जब टूट के गिरता है तो लोगों ये भी कहते हैं कि तारे टूट रहे हैं या तारे टूट के गिर रहे हैं। तो पहले से इसकी डिफिनेशन समझिए, उल्का पिंड किसे कहते हैं। आप सीधे कहेंगे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, सीधा सा, ठीक। ओके, यस सर। तो ये उल्का